नमस्कार साथियों। आज हम MBPSC प्री की जो क्विज चल रही है इसके टेस्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक था वो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से रिलेटेड है। यूनिट 3 का ये टेस्ट था, तो इसका हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। पहला प्रश्न इसमें अगर हम देखेंगे तो पहला प्रश्न था कि हर्रा हर्रा क्या है। एक प्रकार से वनोत्पज के रूप में अपन जानते हैं, मध्य प्रदेश में बहुतायत में पाया जाता है, जिसका प्रयोग किस में होता है, चर्म शोधन में। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हर्रा है क्या। तो हर्रा एक वनोपज है। एक बात, किस में प्रयोग होता है, चर्म शोधन में प्रयोग होता है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाया जाता है, ये पूछा गया। तो देखिए, हर्रा जो मध्य प्रदेश में मिलता है ये मुख्य रूप से छिंदवाड़ा के जंगलों में हमको मिलता है। छिंदवाड़ा के जंगलों में, इसके अलावा मंडला के जंगलों में, इसके अलावा डिंडोरी के जंगलों में हर्रा मुख्य रूप से पाया जाता है ना। छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी। तो उस अनुसार देखें तो ये मध्य प्रदेश के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है। बहुत अल्प मात्रा में अगर हम देखें तो ये आपके श्योपुर वाले क्षेत्र में भी मिलता है, लेकिन जो प्रमुखता से वो कहाँ पे, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में हमको हर्रा पाया जाता है। तो सही विकल्प इसका क्या होगा, आपका ए विकल्प हमारा सही विकल्प। यहाँ पे हम ए विकल्प को देखते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या था आपका, तो अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना नहीं है। कुछ परियोजना अधिक थी, उनका बोला कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। तो पहली परियोजना का नाम दिया राजीव सागर। तो देखिए, राजीव सागर जो परियोजना है वो बावनथाड़ी नदी पर है और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों को सिंचित करती है। तो ये बात भी सही हुई। पेंच परियोजना, तो ये पेंच नदी पर है, तो ये भी जो है वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश और किसकी, आपके राजस्थान की, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना। संजय सरोवर परियोजना में देखें तो संजय सरोवर परियोजना बैंगंगा नदी पे है। तो ये तीनों ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, जबकि उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो हमारा सही विकल्प क्या निकल के आता है, यहाँ पे सही विकल्प आपका डी विकल्प निकल के आता है। फिर हमने क्या देखा, अगला प्रश्न था कडाना बांध। यहाँ पे दिया गया कडाना बांध कहाँ पे स्थित है, किस नदी पे। तो देखिए, कडाना जो बांध है वो मध्य प्रदेश से एक प्रमुख नदी बहती है जिसको हम जानते हैं माही नदी। तो ये माही नदी पे स्थित है। माही नदी को आप जानते हैं कि धार से निकलती है मध्य प्रदेश की, विंध्याचल सेड़ी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में माही नदी जाके गिरती है। तो जब धार से ये निकलती है तो ये पहले इसमें क्या होती है कि इस पे पहले जो स्थित है वो जमनालाल परियोजना एक स्थित है। एक बात, जमनालाल परियोजना के अगर हम आगे चलते हैं तो इस पे कडाना बांध हमको मिलता है। तो माही नदी पे कौन कौन से मिलते हैं आपको, तो माही नदी पे एक तो जो है वो जमनालाल परियोजना के नाम से हम जानते हैं, जमनालाल परियोजना। और जो दूसरी परियोजना है उसको अपन क्या बोलते हैं, कडाना बांध परियोजना। ये गुजरात में स्थित है। तो सही विकल्प क्या होगा, गुजरात में माही नदी पर। ये बात हमने यहाँ पे देखा। फिर आपका अगला प्रश्न था यहाँ पे, ये अगला प्रश्न आपको नर्मदा नदी के संदर्भ में यहाँ पे बोला गया है कि भाई नर्मदा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनका पूर्व से पश्चिम में आपको क्रम बताना था। तो देखिए, नर्मदा नदी के अववाह तंत्र को हम बनाने का प्रयास करें तो ये नर्मदा नदी का अववाह तंत्र, इसमें सबसे पहले जो नदी मिलती है वो शेर नदी मिलती है ना। सबसे पहले जो नदी मिलती है बाईं ओर से, ये नदी कौन सी मिलती है, शेर मिलती है। शेर के बाद इसमें शक्कर नदी मिलती है। शक्कर के बाद आगे चलेंगे तो दूधी नदी इसमें मिलती है और दूधी नदी के बाद इसमें जो नदी मिलती है वो कौन सी नदी मिलती है, वो आपकी तवा नदी मिलती है। तो ये हमने इसको देखा कि भाई शेर, शक्कर, उसके बाद तवा और उसके बाद जो नदी आती है वो शेर, शक्कर, उसके बाद दूधी नदी और उसके बाद तवा नदी आती है। तो सही विकल्प क्या होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हमारा प्रतीत होता है। ए ऑप्शन इसमें सही आपका होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया था हमसे कि 0 से 6 वर्ष तक के आयु में जो पोषण स्तर में सुधार लाने तथा बच्चों को स्वास्थ्य पोषण से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पे अवेयर करने के लिए उन पे बड़े पैमानों पर भावनात्मक जुड़ाव पैदा करने के उद्देश्य से कोई सा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो वो कार्यक्रम कौन सा है वो आपसे पूछा गया। तो देखिए, ये जो था पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए अभी मध्य प्रदेश सरकार चला रही है, रिसेंट में काफ़ी चर्चा का विषय है। ये 21 से लेके 27
मार्च के बीच में, 21 से लेकर 27 मार्च तक मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रहे हैं, स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन कर रही है। स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा, ताकि उनके क्या कर सके, पोषण स्तर में सुधार ला सके। उनमें आंगनबाड़ियों के माध्यम से, घर में, या जो प्राइमरी स्कूल होते हैं एकदम वहाँ पे उनके पोषण पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने पे बात चल रही है। मुख्य रूप से इसका क्रियान्वयन करता आंगनबाड़ी को रखा गया है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, स्वस्थ बालक बालिका प्रतिस्पर्धा का संचालन किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अब आपका अगली योजना था इडिप योजना। तो देखिए इडिप योजना यह है एक प्रमुख योजना है मध्य प्रदेश, इसके क्रियान्वयन में एक प्रमुख रूप से आगे है। इडिप योजना जो बनाई गई है, इडिप योजना का मुख्य संबंध दिव्यांगजनों से है। ये दिव्यांगजनों को आधुनिक उपकरण, उनको वैज्ञानिक तरीके से तैयार किए गए सहायक यंत्र, उन उपकरणों की खरीद आदि उनका मानसिक, शारीरिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए चलाई जा रही है। दिव्यांगजनों से ये मुख्य रूप से संबंध रखती है इडिप योजना का, मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना के रूप में अपन इसको जानते हैं। फिर क्या बोला गया कि प्रदेश की प्रथम 16 सिटी। तो देखिए अभी हमारी मध्य प्रदेश कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश की पहली 16 सिटी जो बनाई जाएगी, मध्य प्रदेश की प्रथम 16 सिटी के रूप में सांची को विकसित किया जा रहा है। विश्व धरोहर स्थल के रूप में हम सांची को जानते हैं, उसी को प्रथम 16 सिटी के रूप में आपको डेवलप करने की बात बोली गई है। साथ ही आप ओमकारेश्वर को जानते हैं कि ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण ओमकारेश्वर में किया जा रहा है। अभी फिर अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में कुल विद्युत उपलब्धता। तो देखिए मध्य प्रदेश में कुल विद्युत उपलब्धता का, जिसमें आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों एनर्जी को इंक्लूड किया गया है। तो मध्य प्रदेश में कुल विद्युत उपलब्धता जो वर्तमान में है वो लगभग 21,000 है ना, लगभग कितना है वो 21,500 मेगावाट। एग्जैक्ट में बोलूँ तो अभी जो है वो 21,451 मेगावाट के आसपास कुल विद्युत उपलब्धता मध्य प्रदेश में हो पा रही है। ये आपका सही विकल्प क्या होगा, डी विकल्प यहाँ पे सही होगा। अब अभी कुछ ही समय पहले मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, एक हास्य व्यंग्य पे जो उत्सव होता है, हास्य व्यंग्य का जो उत्सव होता है जिसको बोलते हैं टेपा सम्मेलन। तो टेपा सम्मेलन का आयोजन अभी जो होली के अवसर पर इसका किया गया, और ये आयोजन कहाँ पे किया गया, उज्जैन में इसका आयोजन किया गया। तो उज्जैन में ये आयोजन किया जाता है, मालवा की एक विशिष्ट परंपरा के रूप में टेपा सम्मेलन को अपन जानते हैं। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा गया मेघनाथ मेला। तो जो फाग उत्सव होता है जिसको अपन बोलते हैं होली के साथ जो फाल्गुन उत्सव होता है, रंग गुलाल जहाँ पे लगाए जाते हैं, उसी दौरान बैतूल जिले की कुछ जगह है जिनका नाम है मुल्ताई, सारनी और चिचोली। मुल्ताई, सारनी, चिचोली, उन जगह पे है ना, कौन कौन सी जगह यहाँ पे आप देखें तो मुल्ताई है, सारनी है और चिचोली। इन जगह पे क्या किया गया है, मुल्ताई, सारनी, चिचोली जो जगह है, और अमला भी जगह है, आमला जो जगह है, यहाँ पे आपका क्या किया गया, मेघनाथ मेले का आयोजन किया जाता है। तो सही विकल्प क्या होगा, बैतूल जिले में इसका आयोजन किया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न था कि मध्य प्रदेश वन विभाग। देखिए यहाँ पे जो चर्चा की गई है वो मध्य प्रदेश वन विभाग के अनुसार पूछा गया है ना, कि मध्य प्रदेश वन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में वन एरिया कितना है, मध्य प्रदेश में जो वन का कुल क्षेत्रफल है उस मध्य प्रदेश के वन के कुल क्षेत्रफल के बारे में बोला गया। तो देखिए मध्य प्रदेश वन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में जो कुल वन का एरिया है, वो कुल वन का एरिया मध्य प्रदेश वन विभाग के अनुसार 94,689 वर्ग किलोमीटर के आसपास होता है। और ये मध्य प्रदेश में लगभग मध्य प्रदेश के भू क्षेत्र का लगभग 30.72% के आसपास निकलता है, 30.72% के अनुसार निकलता है, ये मध्य प्रदेश वन विभाग के अनुसार। लेकिन अगर हम देखें वन स्थिति रिपोर्ट जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की जाती है, तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल वन एरिया, तो वन स्थिति रिपोर्ट जो हमें बताती है वो क्या बताती है कि मध्य प्रदेश में कुल वन का एरिया जो है वो कितना है, 77,493 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में कुल वन एरिया है। मध्य प्रदेश में कुल एरिया कितना है, 77,493 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के भू क्षेत्र का लगभग 25.14% है। तो देखिए ये जो नीचे वाला मैंने बताया ये किसके अनुसार, वन स्थिति रिपोर्ट जो एकदम साइंटिफिक डेटा है, ये वन विभाग के अनुसार एरिया ऊपर वाला पूछा गया था। तो हमारा सही विकल्प इसमें क्या होता है, यहाँ पे सही विकल्प जो होता है वो आपका सी विकल्प सही होता है। फिर आपका क्या बोला गया कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन
वन क्षेत्र वाले जिले कौन से, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं वहाँ पे सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा बालाघाट, उसके बाद छिंदवाड़ा, उसके बाद बैतूल और श्योपुर। ये आपका सही क्रम है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल और श्योपुर। बालाघाट में आपको याद होना चाहिए 4923 वर्ग किलोमीटर के आसपास बालाघाट में होता है, बालाघाट में होता है। छिंदवाड़ा में 4603 किलोमीटर के आसपास छिंदवाड़ा में होता है। बैतूल में देखेंगे तो 3600 है ना, 3663 वर्ग किलोमीटर के आसपास आपके कहाँ पे, बैतूल में होता है। सही ऑप्शन इसमें जो रहेगा वो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ये हमने देखा। अगला प्रश्न क्या था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन कौन सा पाया जाता है। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वन मिलता है ये सागौन वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। मध्य प्रदेश में लगभग 17.8% जो एरिया भूभाग है उस पर आपका ये वन मिलता है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो ये होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा वाले क्षेत्रों में सागौन वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है, ये हमने देखा। अब बोला कि खेर के वृक्ष से कत्था बनाने का जो कारखाना है ना, हम क्या करते हैं, खेर से जो कत्था बनाया जाता है तो वो खेर से कत्था बनाने का कारखाना आपका कहाँ पे निकला है। तो खेर से कत्था बनाने का जो कारखाना है वो आपको कहाँ पे मिलता है। तो ये आपको जो है शिवपुरी और मुरैना दोनों ही स्थानों पे ये आपको कारखाना हमें मिलता है। इसके अलावा श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, गुना वाले क्षेत्रों में भी ये वन हमको प्राप्त होते हैं। तो ये हमने देखा। तो यहाँ पे सी विकल्प यहाँ पे हमारा सही होता है। तो जो खेर से कत्था बनाने का कारखाना है ये आपके इन दोनों स्थानों पर प्राप्त होगा। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न था डेंड्राकेलमस किस वनस्पति का क्या पूछा गया, वनस्पतिक नाम है। तो देखिए ये जो वनस्पतिक नाम है वो बांस का वनस्पति नाम है। ये बांस मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिले में मुख्य रूप से मिलता है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में मुख्य रूप से बांस हमको मिलता है। बालाघाट, होशंगाबाद, बनगत में इसका मुख्य उत्पादन होता है और लुगदी बनाने में इसका प्रमुख उपयोग किया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न था जाखम नदी की सहायक नदी है। जाखम नदी किसकी सहायक नदी है। तो देखिए जाखम जो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से की एक सादगी पहाड़ी है। प्रतापगढ़ जिले की कौन सी, सादड़ी पहाड़ी है। प्रतापगढ़ जिले की सादड़ी पहाड़ी से ये निकलती है और ये इस पे जाखम परियोजना भी बनाई गई है ना, जाखम परियोजना भी बनाई गई है। ये माही की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। किसकी, माही की सहायक परियोजना के रूप में जानी जाती है। अब हमसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो देखिए मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये किस नदी पर स्थित है। तो ये सेलर नदी पर स्थित है। कौन सी, सेलर नदी पर स्थित है जो एक प्रकार से बिहार की सहायक नदी है। जो आपकी सेलर नदी है बिहार की सहायक नदी है उस पर स्थित है। बहुटी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरे स्थान पे अगर हम देखेंगे तो वो कौन सा आपका चचाई जल, उसके बाद जो आता है आपका वो बहुटी और फिर चचाई जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। अब आपसे क्या पूछा गया कि इनमें से कौन गलत है, यहाँ पे बताया गया। तो देखिए इनमें से जो बताया गया वो हमारा क्या था, बावनथड़ी परियोजना। तो देखिए बावनथड़ी परियोजना जो स्थित है वो राजीव सागर बांध इस पे स्थित है। जोबट परियोजना, तो देखिए जो जोबट परियोजना जो है वो अलीराजपुर में बनाई गई है और जोबट परियोजना का अन्य नाम जो हम जानते हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना के नाम से हम जानते हैं। जोबट का रानी लक्ष्मीबाई न जान के चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना के रूप में जानते हैं। मोहिनी सागर को अटल सागर के नाम से जानते हैं। तो जोबट परियोजना का जो दूसरा नाम था वो चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना के नाम से हम जानते हैं। अतः ये परियोजना यहाँ पे हमारी गलत तरीके से दी गई है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना उसका नाम नहीं है। कौन सी जल विद्युत परियोजना यहाँ पे क्या है कि आपकी जो चंबल नदी पर नहीं बनाई गई। तो देखिए चंबल नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर तीनों परियोजनाएं स्थित है। जबकि जो इंदिरा सागर है ये खंडवा जिले में स्थित है, चंबल नदी पर नहीं है, ये नर्मदा नदी पर मानी जाती है। आपका अगला प्रश्न था कि अमृत क्रांति केन बेतवा लिंक परियोजना जिसको हम अमृत क्रांति के नाम से जानते हैं तो इसका प्रारंभ कब हुआ था। 2005 में अमृत क्रांति के नाम से प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत केन और बेतवा को जोड़ने का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना के रूप में अपन जानते हैं। अब इसमें क्या बोला गया कि ये उर्मिल नदी और दोधन बांध का निर्माण इसमें क्या किया गया, उर्मिल परियोजना और दोधन बांध का निर्माण इसके अंतर्गत किया गया। तो देखिए इसमें जो परियोजना वो किया गया दोधन बांध तो इसमें सही है। इसमें जो अगला बांध है वो कौन सा है, वो आपका बड़ौआ सागर बांध है। वो कौन सा बांध है, बड़ौआ सागर बांध इसके अंतर्गत निर्माण किया गया, ना कि उर्मिल परियोजना। तो यहाँ पर सही विकल्प हमारा कौन सा होगा, डी, क्योंकि जो उर्मिल परियोजना था वो गलत तरीके से यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो
ये चीज़ों को हमने समझने का प्रयास किया। अभी आज के लिए इसको हम एंड करते हैं, आगे फिर हमारी ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।